जानते हैं, बात समझ रहे हैं, जनरली आप जानते हैं और उसको पढ़ भी लेंगे, इजी भी है। फंसते कहाँ हैं आप? एंशिएंट आर्ट। तो जहाँ तक संभव हो गया 1.5 घंटे और वहाँ तक खींचने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। तो हम लोग चल रहे थे कहाँ? सैंधों। सैंधों को हम ज़्यादा विस्तार न देकर, जहाँ से 2-3 ऐसे प्लेस हैं सैंधों सभ्यता के जहाँ से सवाल बनते हैं, उतने देखेंगे बस, ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो आइए देखिए, कालीबंगा डालिए धड़ाक से, कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का क्या मतलब होता है? हाँ, कालीबंगा। तो कालीबंगा के बारे में देखिए, यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि खेत की जुताई के प्रमाण मिले। पहले तो ये नोट करिए, ये है कहाँ? राजस्थान, गंगानगर जिला में स्थित है। लिख लीजिए कहाँ पे है? राजस्थान का गंगानगर जिला। राजस्थान गंगानगर जिला, बहुत फास्ट करिए आप। अब इस जिले का क्या नाम हो गया है? हनुमानगढ़। वेरी गुड, हनुमानगढ़ जिला लिख लीजिए। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला। लेकिन कहीं आपको गंगानगर मिलेगा तो आप कंफ्यूज मत होना। हाँ, अब देखिए, इस प्राक हड़प्पा पुरास्थल की खोज किसने किया था सर्वप्रथम? ए घोष, यानी अमलानंद घोष ने। खोज कहाँ लिख लीजिए, कहाँ स्थिति है? स्थिति लिख लीजिए, खोज अमलानंद घोष। अमलानंद पूरा नाम लिख लीजिए। एक घोष कहीं मिलता है तो आप अमलानंद घोष समझिएगा। अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। अब देखिए, ये कहा जाता है प्राक हड़प्पा संस्कृति, यानी पुरास्थल है। प्राक हड़प्पा पुरास्थल के यहाँ अवशेष मिलते हैं। और सबसे ज्यादा पूछा क्या जाता है? जुटे हुए खेत के साक्ष्य। जुटे हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, यानी 2 फसलें एक साथ उगाई जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। कूड़े जो होते हैं, कूड़ियाँ नहीं होती, खेत जोता जाता है तो उसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और क्या है यहाँ? किलेबंद पश्चिमी टीले के 2 पृथक किंतु परस्पर संबंध खंड हैं। जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के निवास के लिए एक और दूसरी अनेकों ऊंचे चबूतरे बनाए गए थे। और यहाँ क्या मिलता है? हवन कुंड, यानी यज्ञ वेदियाँ भी मिलती हैं। यज्ञ वेदियाँ या हवन कुंड। हवन कुंड, ये तो आप जानते हैं यज्ञ वेदियाँ कैसे बनती हैं। हवन कुंड, यज्ञ वेदियाँ। तो बहुत सारी चीजें यहाँ से मिली हैं। कुछ खास चीजें हैं जो आप नोट करते चलिए। बेलनाकार मुहले मिले हैं। हल के निशान, यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य का मतलब कहीं कहीं पूछा जाता है हल के निशान। तो ये मत समझना कि जो है कहीं और से मिला है, वही है हल के निशान, मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। सेलखेड़ी की मुहरे मिली हैं। और देखिए, जिनके वर्ण हड़प्पा कालीन युग के समान है, यानी कि यहाँ बेलनाकार मुहरे, हल के निशान, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड, अग्निकुंड, अन्नागार, बहुत सारी चीजें। अलंकृत ईंटों का प्रयोग, गृह निर्माण में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। और साथ में युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां भी मिली है। युगल समाधि भी मिली है। युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां भी मिली हैं। प्रतीकात्मक समाधियां भी यहाँ से देखने को मिलती हैं। और अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है।
अंत्येष्टि यहाँ 3 प्रकार की देखने को मिलती है, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के द्वारा। पूर्ण समाधिकरण मतलब पूरी तरह से दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण का मतलब कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता था, चील कौवे या अन्य मवेशियों के उनको जो है अवशिष्ट पदार्थ जो खाते हैं जीव जंतु उनके लिए, फिर बाद में उनको दफनाया जाता था। और दाह संस्कार जो है आजकल हम लोगों के उसमें व्यवस्था में है, इस तरह की वहां भी 3 तरह की अंत्येष्टि देखने को मिलती है। अब देखिए नदी का नाम नहीं लिखे ना, नदी देख लीजिए इसमें कौन सी है, सरस्वती और इसकी सहायक दृश्यवती। नदी का नाम लिख लीजिए, सरस्वती और इसकी सहायक दृश्यवती। दृश्यवती देखिए दोनों का अब नाम बदल गया है, दृश्यवती। दृश्यवती यानी घग्घर हाकरा, इसको क्या कहा जाता था, घग्घर। सरस्वती को घग्घर नाम मिलता है और इसका क्या मिलता है, हाकरा। पूछा गया सवाल है घग्घर हाकरा, तो ये आएगा तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। मूल नाम सरस्वती और दृश्यवती नदियों के तट पर ये कालीबंगा है, जिसको घग्घर हाकरा भी कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में इसका क्या नाम है ये भी आप जान लीजिए, यानी सरस्वती यानी घग्घर नदी के बाएं तट और उसकी सहायक दृश्यवती हाकरा। इसके वर्तमान में इसका नाम मिलता है चौतंग नदी, चैतंग या चौतंग नदी, हाकरा का चौतंग नदी, चौतंग नदी। 3 नाम बता दिए दृश्यवती के, दृश्यवती, हाकरा या चौतंग नदी वर्तमान में। तो इसी देखिए सरस्वती और दृश्यवती यानी घग्घर हाकरा, इस पर जो है एक बार पूछा गया था कि हड़प्पा काल के सर्वाधिक जो स्थल मिले हैं किन नदियों के तट पे मिले हैं, तो घग्घर हाकरा लगाइएगा या सरस्वती दृश्यवती नदियों के किनारे। तो देखिए जब अमलानंद घोष ने यहाँ खोज की तो वहां इनको 24 स्थल देखने को मिले थे, 24 पुरास्थल मिले थे, जिसमें से एक कालीबंगा है जो ज्यादा चर्चित है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जब अमलानंद घोष ने जब यहाँ खोज की तो उसमें 24 स्थल खोजे गए, उन्हीं में से एक कालीबंगा है। अब इसका देखिए खोज हो गई अमलानंद घोष के द्वारा, उत्खनन लिख लीजिए, उत्खनन, बीबी लाल एवं बीके थापड़। उत्खनन किसने करवाया था, उत्खनन बीबी लाल, ब्रजवासी लाल इनका नाम है, बीबी लाल और बीके थापड़, दोनों लोगों ने मिलकर बीके थापड़ या थापड़ इसका उत्खनन करवाया था। देखिए इसी पर कालीबंगा में ये बता रहे हैं सांकालिया महोदय और दशरथ शर्मा, 2 पुरातत्ववेत्ता आपको देखने को मिलेंगे। ये बता रहे हैं कि ये सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी रही होगी। पिग्गट महोदय ने क्या बताया था कि मोहनजोदड़ो आपस में जुड़वा राजधानी रही होगी, लेकिन यहाँ पर एक सांकालिया महोदय हैं और एक दशरथ नाम के विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि कालीबंगा हड़प्पा की कौन सी राजधानी रही होगी, तीसरी राजधानी रही होगी। और यहाँ पर चूड़ी निर्माण का केंद्र था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हमने बताया क्या है, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां होती हैं, चूड़ी निर्माण का केंद्र था, इसीलिए इसको कालीबंगा के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में हनुमानगढ़ी यानी गंगानगर राजस्थान में स्थित है। खोज किसने की, अमलानंद घोष ने। उत्खनन किसने करवाया, बीबी लाल और बीके थापड़ ने। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, जुटे हुए खेत के साक्ष्य या हल के निशान कहाँ से मिले थे, हाँ, ये वेदिया हवन कुंड पूछा जाता है। युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां कई जगह से मिली हैं, ये आप मत भूलिएगा, जुटे हुए खेत के साक्ष्य और अग्निकुंड यानी वेदिका कुंड। और देखिए यहाँ पर मकानों, चबूतरों तथा रक्षा प्राचीर में कच्ची ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया है। यही कारण है कि कालीबंगा को गरीबों और दीनहीन की बस्ती भी कहा है कुछ विद्वानों ने, समझ रहे हो, क्योंकि वहां पर जो बस्तियां मिली हैं वो कच्ची ईंटों की बनाई गई थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दीनहीन की बस्ती। कालीबंगा को गरीबों की बस्ती या दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है, लिख लीजिए, बहुत सर्च करने के बाद मिला।
चूंकि मकान लिख लीजिए, मकानों, चबूतरों तथा रक्षा प्राचीर में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। मकानों, चबूतरों, रक्षा प्राचीर में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। यही कारण है कि कालीबंगा को गरीबों या दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है। अब देखिए, जैसे आपके यहाँ गन्ना और सरसों की खेती एक साथ हो रही है इस समय, ये तो जानते होंगे। इसी तरह की खेती कहाँ होती थी? कालीबंगा में। कालीबंगा में क्या होती थी? एक ही खेत में दो फसलों की बुआई के साक्ष्य मिले। एक ही खेत में दो फसलों की बुआई होती थी। कैसे ये होती थी? यहाँ पर जालीदार खेत की जुताई होती थी, जालीदार, समझ रहे हैं? तो होता क्या था, जो जुताई किए जाने का साक्ष्य, जैसे कम दूरी की जो हराइयां होती थी उसमें चना, और जो ज्यादा दूरी की हराइयां होती थी उसमें सरसों बो दिया जाता था। आप लोग देखे होंगे, हम लोगों के यहाँ जैसे कभी कभी क्या होता है, खेत है तो उसमें जो है ऐसे लाइनिंग से सरसों डाली जाती, पूरे खेत में नहीं डाली जाती। कुछ इस तरह की खेत जुताई बुआई यहाँ होती थी कालीबंगा में। मतलब कम दूरी की हराइयों में चना बोया जाता था और ज्यादा दूरी की हराइयों में सरसों, यानी कि रबी की फसल के साथ यहाँ देखने को मिलते हैं। यानी कि दो फसलों की बुआई एक साथ देखने को कहाँ मिलेगा? कालीबंगा में। और देखिए, यहाँ पर लकड़ी की नाली मिली है। स्पष्ट शहरी जल निकास प्रणाली का अभाव दिखता है, लेकिन लकड़ी की नाली देखने को मिलती है। और आयताकार 7 आयताकार यज्ञ वेदियां, एक बलि कुंड भी प्राप्त हुआ है। ये हमने बता ही दिया, यज्ञ वेदियां 7 आयताकार यज्ञ वेदियां मिली हैं। ज्यादातर यज्ञ वेदियां कैसी होती हैं? वर्गाकार, लेकिन यहाँ जो ऐसे होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो यज्ञ वेदी मिली है वो कैसी है? आयताकार। ठीक, समझ में आ रहा ना? आयताकार यज्ञ वेदी मिली है। और यहाँ पर टेराकोटा से बने लिंग, योनिपीठ और पत्थर का बना एक आधार वाला लिंग, सींग वाले देवता की टेराकोटा प्रतिमा भी मिलती है। टेराकोटा मतलब मिट्टी की पकाई गई मृण मूर्ति। एक युग में समाधान मिला है। और आगे लिख लीजिए, इसमें भूकंप का प्राचीनतम उदाहरण, ये पूछा गया सवाल है। भूकंप का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? हाँ, भूकंप का प्राचीनतम उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पे भूकंप आया था और कुछ बहुत सारी चीजें उलट पुलट गई हैं, उथल पुथल जैसा है। और यहाँ पर देखिए, कहते हैं भूकंप आया था जिससे प्राक हड़प्पा का यहाँ पर अंत हो गया। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर भूकंप आया और कालीबंगा की सारी जो सभ्यता थी वो विनष्ट हो गई। और एक लाइन में लिखिए, सिंध क्षेत्र से बाहर मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन केवल कालीबंगा से ही मिलता है। सिंध क्षेत्र से बाहर मुद्रा पर, सिंध क्षेत्र से बाहर मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन केवल कालीबंगा से ही मिलता है। और यहां पर क्या मिली थी? ऊंट की हड्डियां। आपसे सवाल पूछा जाता है घोड़े की हड्डियां कहां से मिली? सुरकोटदा से। लेकिन ऊंट की हड्डियां यहां से मिली हैं। लिख लीजिए, ऊंट की हड्डियां। सवाल ये किया जाता है कि जो कि घोड़ा जो है सबसे प्रिय पशु था वैदिक काल में, लेकिन यहां भी आपको घोड़े की हड्डियां देखने को कहां मिलती हैं? सुरकोटदा में। ऊंट की हड्डियां यहां से मिली हैं। फैक्ट चीज लिखो बहुत ज्यादा। ऊंट की हड्डियां यहां से मिली हैं। और एक मिट्टी की खिलौना गाड़ी के पहिए मिले हैं। ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी लिख लीजिए, क्योंकि तांबे की थी। ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी। और देखिए, तमाम चीजें मिली हैं। परसू, सिलखड़ी, तांबे की मुहरें मिली हैं।
तो ये सब छोड़ दीजिए। ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी मिली है। हाथी दांत की कंघी लिख लीजिए, हाथी दांत की कंघी। और कांस्य दर्पण, अलंकृत ईंटों वाली फर्श, तांबे की चूड़ियां, अलंकृत ईंटों वाली फर्श, तांबे की चूड़ियां, लेखयुक्त बर्तन, बगुले की प्रतिमा, और यहां से एक चीज देखने को मिलता है, कालीबंगा से प्राप्त एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिलते हैं। कहा जाता है कि शल्य चिकित्सा का यह जो है प्राचीनतम प्रमाण रहा होगा। तो खैर ये शल्य चिकित्सा के प्रमाण और कई जगहों से मिले हैं, लेकिन यहां से भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से कालीबंगा को आप समाप्त करिए। आ जाइए बनवाली या बनावाली। बनवाली खोज लिख लीजिए, आर्यस बिष्ट रविंद्रनाथ बिष्ट लिखते रहिए, खोज रविंद्रनाथ बिष्ट। उत्खनन में लिख लीजिएगा, उत्खनन खोज करता है यही थे। उत्खनन आर्यस बिष्ट, इनका नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। और उसमें खोज में 1952-53 लिख लेना, कालीबंगा वाले में 1952-53 इसमें लिख लीजिए। बनवाली में, बनवाली की स्थिति देखिए, हरियाणा हिसार जिला। बनवाली या बनवाड़ी, बनवाली या बनावाली, कहीं कहीं बनावाली भी मिलेगा। इसकी स्थिति क्या है, ये कहां पर था, हरियाणा के हिसार जिले में। कहां, हरियाणा के हिसार जिले में है, हरियाणा हिसार जिले। उत्खनन लिख लीजिए, आर्यस बिष्ट उत्खनन स्थिति में, उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट, आर्यस बिष्ट नाम मिलता है ना इनका किताबों में। इनका पूरा नाम था रविंद्र सिंह बिष्ट। 1973 में, 1973 रविंद्र सिंह बिष्ट, 1973-74। नदी का नाम है रंगोई। 1973-74 नदी कौन सी है, रंगोई नदी। नदी कौन सी है, रंगोई। महत्वपूर्ण तथ्य में देख लीजिए, यहां से जो है सैंधव संस्कृति के तीनों स्तर देखने को मिलते हैं। लिख लीजिए, सैंधव संस्कृति के तीनों स्तर, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। यानी सैंधव संस्कृति के तीनों स्तर यहां देखने को मिलते हैं। प्राक मतलब पूर्व वाली अवस्था, और विकसित अवस्था वाली, और लास्ट में पतनावस्था वाली। तीनों अवस्थाएं यहां बनवाली में देखने को आपको मिलेंगी। जान लीजिए विशेषता में ये। तो देखिए मुहरे वगैरह तमाम मिले हैं। यहां से विशेष तौर पर लिख लीजिए, हल की आकृति, खिलौने के रूप में हल की आकृति, खिलौने के रूप में हल की आकृति मिली है, हल की आकृति मिली है, हल की आकृति। तिल और सरसों का ढेर, तिल होता है आपके यहाँ ना, तिल सरसों, हाँ जौ भी था भाई, तिल सरसों और अच्छे किस्म के जौ। यहां भी सड़कें, नालियां, अवशेष, मनके, माता देवी की मूर्तियां, तमाम चीजें मिलती हैं। तांबे के बाणाग्र लिखिए, बाणाग्र समझ रहे, बाण, तांबे के बाणाग्र, तांबे के बाणाग्र में मिले हैं बनवाली से।
और यहाँ देखिए दुर्ग एवं निचला नगर एक ही प्राचीर से घिरे थे। हर जगह अलग अलग प्राचीरें हुआ करती थी, लेकिन यहाँ का दुर्ग और निचला नगर दोनों जो है एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। अब ये भी सवाल बनता है, दुर्ग की अलग से किलेबंदी की, दुर्ग एवं निचला नगर एक ही प्राचीर युक्त घेरे से घिरे थे। दुर्ग की अलग से किलेबंदी की गई थी। भवनों में केंद्रीय प्रांगण तथा चारों ओर कमरे होते थे। यहाँ भी तमाम तरह की चीजें इस तरह से मिली हैं। जौ के दाने लिख लीजिए, काफी मात्रा में मिले हैं जौ के दाने। और यहाँ का जो नगर योजना थी वो शतरंज के बिसात यानी जाल के आकार की बनी थी। सड़कें ना तो सीधी मिलती थी ना तो समकोण पर काटती थी, ऐसे अनाप शनाप सड़कें बनी थी। पत्थर का बटखरा और आरा युक्त यानी मृण पहिया मिला है। आरा युक्त मृण पहिया, आरा युक्त मृण पहिया मतलब मिट्टी का। आरा युक्त मृण पहिया भी मिला है, लिख लीजिए आरा युक्त मृण पहिया। और यहां पर देखिए एक ऐसा पत्थर मिला है जिससे सोने की शुद्धता की जांच की जा सकती है। सोने की शुद्धता जांचने वाली कसौटी वाला पत्थर भी मिला है। हाँ, अब आइए जो छोड़िए, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सुरकोटरा देख लीजिए। सुरकोटरा लोथा तो बढ़ा दिए थे ना। सुरकोटरा में देख लीजिए स्थिति क्या, गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में। देखिए गुजरात, ये कहाँ पड़ता है? गुजरात जिला कौन सा है? कच्छ जिला। वही कच्छ की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ऐसे नहीं शुरू होता नक्शा। हाँ, तो कच्छ जिले में इसकी स्थिति है। और इसमें देखिए इसकी खोज सर्वप्रथम खोज जगपति जोशी, जेपी जोशी नाम लिखता है, मिलता है। खोज में लिख लीजिए जगपति जोशी, जगपति जोशी पूरा नाम इनका लिख लीजिए, जेपी जोशी, जगपति जोशी, खोज जगपति जोशी। कब? 1964, आगे 1964 लिख लीजिए। इसमें देख लीजिए सैंधव संस्कृति के पतन काल को दृष्टिगत करता है, लिख लीजिए यह स्थल सैंधव संस्कृति के पतन काल को दृष्टिगत करता है। सैंधव काल संस्कृति के पतन काल को दृष्टिगत करता है। यह स्थल सैंधव संस्कृति के पतन काल को दृष्टिगत करता है। अंतिम स्तर पर घोड़े की अस्थियां मिली हैं जो किसी भी अन्य हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं है। यही पूछा जाता है बार बार सवाल, घोड़े की हड्डियां या अस्थियां मिली हैं। अंतिम स्तर पर घोड़े की अस्थियां मिली हैं, हाईलाइट कर लीजिए इसको। और देखिए लिख लीजिए भेड़िए की हड्डियां, भेड़िया, भेड़िया जानते हो ना, जयकाल। हाँ, भेड़िए की हड्डियां, 4 कलश समाधान, कमा लगाते जाइए, 4 कलश समाधान, बहुत जल्द खत्म कर रहे हैं, आ रहे हैं सीधे कला पे। 4 कलश समाधान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एंटीमनी की क्षण, तराजू का एक पलड़ा, कुल्हड़, बताइए मैडम नहीं बताए। तराजू का एक पलड़ा, कुल्हड़, पत्थर की चिनाई वाले भवन। एक है रंगपुर, लिख लीजिए। उसके बाद स्थल तो और सारे हैं। रंगपुर, रंगपुर के बारे में देख लीजिए। रंगपुर
यह अहमदाबाद जिला, अहमदाबाद गुजरात। नदी है मादर नदी। इसकी स्थिति देखिए, अहमदाबाद गुजरात। नदी कौन सी है? मादर नदी। मादर नदी, नदी है मादर। खोज MS वत्स, MS वत्स, MS वत्स तथा SR राव। MS वत्स तथा SR राव। MS वत्स तथा SR राव ने की थी। दोनों अलग अलग डेटों पे किए थे भाई। 1931 MS वत्स के सामने 1931 लिख लीजिए, SR राव के सामने 1953-54। यहां भी देखिए, यहां मिलता क्या है ये चीज देख लीजिए। सैंधव संस्कृति की उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं, जैसे सुरकोटरा में था। धान की भूसी के ढेर लिख लीजिए, धान की भूसी के ढेर। कच्ची ईंटों के दुर्ग, कच्ची ईंटों के दुर्ग। मिट्टी की अश्व की 2 मूर्तियां, मिट्टी की अश्व मतलब घोड़े की 2 मूर्तियां। एक मृदभांड पर घोड़े का अंकन। बस करिए, स्टार बना के एक लाइन इसी में लिख लीजिए, नोट करके स्टार बनाइए। ऐसे लिखिए, रंगपुर और प्रभास पट्टन, रंगपुर और प्रभास पट्टन सैंधव सभ्यता के प्रभास पट्टन, ये लिख रहे हैं, रंगपुर और प्रभास पट्टन, प्रभास पट्टन सैंधव सभ्यता के, सैंधव सभ्यता के, सैंधव सभ्यता के औरस पुत्र कहे जाते हैं। डायरेक्ट डिसेंडेंट्स इनको कहा जाता है, औरस पुत्र, औरस पुत्र कहे जाते हैं, औरस पुत्र। तो इनको जो है औरस पुत्र कहा गया है, डायरेक्ट डिसेंडेंट्स। रंगपुर और प्रभास पट्टन सैंधव सभ्यता के औरस पुत्र कहे जाते हैं। ठीक भाई, आइए हम लोग चलते हैं कहाँ, सीधे भारतीय कला के साहित्यिक स्रोत से शुरू करते हैं। ठीक, भारतीय कला के साहित्यिक स्रोत देख लीजिए, इन किताबों में कहां पर कला का महिमा मंडन किया गया है। भारतीय कला के साहित्यिक स्रोत, और फास्ट लिखिए। ऋग्वेद में प्राचीनतम धार्मिक तथा लौकिक दोनों प्रकार की, ऋग्वेद में प्राचीनतम, इसी में आगे बढ़ाइए, भारतीय कला के साहित्यिक स्रोत। ऋग्वेद में प्राचीनतम धार्मिक तथा लौकिक दोनों प्रकार की वास्तु का उल्लेख हुआ है, दोनों प्रकार की वास्तु का उल्लेख हुआ है। वैदिक देवता इंद्र को, वैदिक देवता इंद्र को स्कंभीयान, क्या कहा जाता है? स्कंभीयान। वैदिक देवता इंद्र को स्कंभीयान अर्थात सर्वोत्तम खंभे का स्वामी,
इसका मतलब होता है सर्वोत्तम खंभे का स्वामी, यानी खंभों का स्वामी। किसको कहा जाता है? देवराज इंद्र को। यानी कि इनका जो राजप्रसाद रहा होगा, ऐसी कल्पना की गई है कि ये जो है इनका दिव्य महल, कहते हैं स्वर्ग में निवास करते हैं, कुछ विशेष होता है स्वर्ग, ठीक, जन्नत। हाँ, बदि देवता इंद्र को क्या कहा गया है? स्कंभियान, यानी सर्वोत्तम खंभे का स्वामी कहा जाता है। नीचे लिखते चलिए, स्थापत्य शास्त्र अथवा यांत्रिकी को, स्थापत्य शास्त्र अथवा यांत्रिकी को अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। अथर्ववेद का, हाँ, यांत्रिकी को अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। स्थापत्य शास्त्र अथवा यांत्रिकी को अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि गृह निर्माण संबंधी 2 साला सूक्त प्राप्त होते हैं। उसी में डैश देके लिख लीजिए, क्योंकि गृह निर्माण संबंधी 2 साला सूक्त प्राप्त होते हैं। साला सूक्त कहां से मिलते हैं? साला सूक्त, गृह निर्माण संबंधी 2 साला सूक्त मिलते हैं अथर्ववेद में। इसलिए अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? स्थापत्य शास्त्र का उपवेद जी। शतपथ ब्राह्मण में गृह के 2 अंग बताए गए हैं, पुरुष आवास और महिला आवास। शतपथ ब्राह्मण में गृह मतलब घर के 2 अंग बताए गए हैं, यानी पुरुष और महिला का अलग अलग आवास दिखाया गया है शतपथ ब्राह्मण में। बुद्ध काल में देखिए भाई, बुद्ध काल में वास्तुकला जो थी वो काफी विकसित हो चुकी थी, तो इसलिए दीर्घ निकाय में, अब दीर्घ निकाय आप समझ जाएंगे, बुद्धकालीन ग्रंथ है। दीर्घ निकाय में वास्तुकला को वत्थुवज्जा, वास्तुकला को वत्थुवज्जा, वत्थुवज्जा, दीर्घ निकाय में वास्तुकला को वत्थुवज्जा अर्थात वास्तु विद्या कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात वास्तु विद्या कहा गया है। यह किसमें कहा गया है? दीर्घ निकाय। और वो जो है बौद्ध साहित्य है, बौद्ध ग्रंथ है दीर्घ निकाय। इस तरह के जो है कठिन सवाल पूछे जाते हैं आइए से। तो देखिए, आपसे पूछा गया कि दीर्घ निकाय में का वास्तुकला को क्या कहा गया है? वत्थुवज्जा, यानी वास्तु विद्या। जातक ग्रंथों में गंगा तट पर नगर एवं प्रासाद निर्मित किए जाने का विधान दिया गया है। जातक ग्रंथों में गंगा तट पर नगर एवं प्रासाद निर्मित किए जाने का विधान दिया गया है। नगर एवं प्रासाद यानी भवन, बड़े बड़े भवन जो बनते थे, निर्मित किए जाने का विधान दिया गया है। देखिए, प्राचीन काल में आप देखे होंगे या वर्तमान में भी देख सकते हैं कि ज्यादातर जो शहर हैं कहां पर बसाए गए हैं? बसे हैं नदियों के किनारे बसे हैं। चूंकि यातायात का साधन क्या, सरलतम साधन उस समय नावें हुआ करती थी, यानी जलयान। बाकी कोई इस तरह की व्यवस्था थी नहीं, इंजन वाली जो गाड़ियां आज तक आ गई हैं, या फिर घोड़े, बैलगाड़ी, हाथियां यही चलती थी। तो द्रुतगामी जो भी देखिए आप, जितने भी आपको शिलाखंड देखने को मिलेंगे अशोक के, या जो किले मिलेंगे, चूंकि किलों के लिए क्या चाहिए था? पाषाण खंड। वो सब खींचकर किससे लाता? पानी के सहायता से खींचकर लाया जाता था। और ज्यादातर नदियों के किनारे ही शहरों का जो है आप देखे होंगे उद्भव हुआ है, विकास हुआ है। और आपकी सैंधव सभ्यता, कोई भी पूरा स्थल आप देख लीजिए, ज्यादातर जो है नदियों के किनारे आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए,
इसीलिए कहा गया है जातक ग्रंथों में गंगा तट पर नगर एवं प्रासाद निर्मित किए जाने का विधान दिया गया है। और एक वास्तुशास्त्री का भी उल्लेख किया गया है, उसका नाम है महावर्धकी, जो वास्तु विद्या का ज्ञाता था। महावर्धकी, महावर्धकी जो वास्तु विद्या का ज्ञाता था। जातक कथाओं में इसका नाम मिलता है भाई। इसी तरह से देखिए एक बौद्ध ग्रंथ है चुल्लबग। क्या नाम है? चुल्लबग। इसमें 5 प्रकार के भवनों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ चुल्लबग में 5 प्रकार के भवनों का उल्लेख मिलता है। चुल्लबग में 5 प्रकार के भवनों का उल्लेख मिलता है। ये भवन कौन कौन से थे भाई? बिहार, बिहार हमने बताया। बिहार आपका सवाल उस दिन हल किया गया, आप थे नहीं, किसी भाई लोग से लेकर आप देख लीजिएगा। बिहार, अर्धयोग, दूसरा लिखिए बिहार, पहला बिहार, दूसरा अर्धयोग, 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 तीसरा प्रासाद, प्रासाद, चौथा हरम्य, 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 पांचवा गुहा, हरम्य और गुहा। ये 5 प्रकार के भवनों का उल्लेख कहाँ मिलता है? चुल्लबग में। बौद्ध ग्रंथ चुल्लबग में 5 प्रकार के भवनों का उल्लेख मिलता है। आपने बराह मिहिर का नाम सुना होगा, कहाँ के रहने वाले थे? सवाल पूछा गया है। हाँ, वेरी गुड, पीठ ठोकिए भाई साहब की, शाबाशी दीजिए। लिखिए प्रख्यात ज्योतिषाचार्य, ऐसे लिखिएगा, मैचिंग के लिए आता है ना। चरक क्या थे? चिकित्सक थे। और ये बराह मिहिर क्या थे? ज्योतिषाचार्य थे, गणितज्ञ थे। तो इसमें लिखिएगा प्रख्यात ज्योतिषाचार्य बराह मिहिर। बराह मिहिर कहाँ के थे? कायथा, या इसी को क्या कहा जाता है? कपित्थ या उज्जैन। कपित्थ, कायथा कपित्थ, इसी को इसका नाम मिलता है। ये कहां पर है? कायथा कपित्थ उज्जैन में। उज्जैन कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर का मंदिर, ठीक ना? देख लेना उज्जैन, पर्टिकुलर स्थान बहुत पूछती है, उज्जैन। और देखिए ये कौन थे, कहां निवास इनका था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे ना। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे बराह मिहिर, ज्योतिषाचार्य थे। और साथ में उसी में लिखिए बराह मिहिर, लिख लीजिए कोष्टक में उज्जैन, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्न, आगे डैश देके लिख लीजिए वास्तु विद्या के भी महान आचार्य थे। वास्तु विद्या, ये भवन निर्माण, वास्तु विद्या के भी महान आचार्य थे। इनकी रचना का क्या नाम है? बृहद संहिता। वेरी गुड, बृहद संहिता से लिख लीजिए। इनकी रचना बृहद संहिता से, हम लिख दे रहे हैं बृहद संहिता, संहिता या बृहद भी कहीं मिलेगा तो आप कंफ्यूज मत होगा। बृहद संहिता से, बृहद संहिता से वास्तुशास्त्र, प्रतिमा शास्त्र तथा चित्र शास्त्र की जानकारी प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र, प्रतिमा शास्त्र यानी मूर्ति तथा चित्र शास्त्र की जानकारी प्राप्त होती है। प्रतिमा माने मूर्ति, वास्तुशास्त्र, प्रतिमा शास्त्र तथा चित्र शास्त्र की जानकारी प्राप्त होती है। और क्या कहा गया है बृहद संहिता में? ये कहा गया है कि वास्तुशास्त्र ब्रह्मा से उत्पन्न कलाकारों से विकसित किया गया। ये कहा गया बृहद संहिता में, जो वास्तुशास्त्र है वह ब्रह्मा के, जो ब्रह्मा भगवान हैं, ब्रह्मा से उत्पन्न कलाकारों के द्वारा यह विकसित किया गया। आगे चलकर आप विश्वकर्मा की भी बात करेंगे। कहते हैं कि सृष्टि की रचना किसने की थी? ब्रह्मा ने। किसको भेजा? विश्वकर्मा। बात समझ रहे हैं? तो हो सकता है वही ब्रह्मा के कलाकार कौन रहे होंगे? विश्वकर्मा भगवान। बात समझ रहे हैं ना? आगे लिखिए, अभी हम इनकी चर्चा करते हैं।
मत्स्य पुराण में वास्तु तथा मूर्तिकला से संबंधित मत्स्य ये सबसे प्राचीन पुराण है ना। हाँ, तो मत्स्य पुराण में वास्तु तथा मूर्तिकला से संबंधित विवरण 8 अध्यायों में दिए गए हैं। मूर्तिकला से संबंधित विवरण 8 अध्यायों में दिए गए हैं। और इसी में देखिए वास्तु शास्त्र के प्राचीन आचार्यों का नाम भी इसमें मिलता है। इसमें वास्तु शास्त्र के प्राचीन आचार्यों का नाम भी दिया गया है। जैसे भृगु ऋषि को आप जानते होंगे, अत्रि ऋषि, अत्रि के बारे में जानते हैं? अनुसुईया का नाम सुने? कहानी सुने होंगे ना। त्रिदेवों को जो है उन्होंने त्रिदेवों को उन्होंने क्या बना दिया था? छोटा सा चाइल्ड। कहानी सुने है ना। उन्होंने जब अनुसुईया की प्रशंसा त्रिदेवों ने अपनी अपनी पत्नियों से किया कि कोई पतिव्रता नारी है धरती पे, तो अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया है। तो वो भाई उन्होंने जिद किया कि इनकी जो है परीक्षा ली जाए। वो लोग आए और उन्होंने कहा भिक्षा देही। सुने हैं कि नहीं कहानी? सुने हैं तो छोड़िए। तो वो उन्होंने ये रखा कि भाई हम तो भिक्षा नहीं लेंगे, भोजन करेंगे। भोजन में उन्होंने शर्त रखा कि आप नेकेड होकर नग्न वस्त्र में आप भोजन बनाएंगे तब हम भोजन का ग्रहण करेंगे। वो बड़ी विवश हुई कि भाई हमारा पतित्व धर्म जो है गड़बड़ाएगा। तो उन्होंने जो है उनको क्या किया, गंगा जल छिड़का, छोटे से लल्ला बन गए तीनों लोग, और पालकी में उनको सुला दिया, बकायदे भोजन भाजन करा के उनको उनका आतिथ्य स्वीकार किया। बाद में वो त्रिदेवियां जो है उनको ढूंढने आती हैं, बाद में क्षमा प्रार्थी होती है कि आपसे ज्यादा पति धर्म को निभाने वाला कोई नहीं। तो आगे देखिए, भृगु ऋषि का नाम मिलता है अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित, विशालाक्ष और पुरंदर। नाम मत लिखिए। ब्रह्म कुमार, नंदीश, सौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र, बृहस्पति आदि नाम मत्स्य पुराण में मिलते हैं। ये सब वास्तु शास्त्रियों का नाम था कि कहा गया कि वास्तु शास्त्र के प्राचीन आचार्य थे ये लोग। समझ रहे हैं? जैसे आपको हमने नृत्य कला का आचार्य बताया था। भगवान शिव को कितने नृत्य ज्ञान थे? 108। उसी में हमने नटराज मूर्ति का जो शिक्षक के रूप में, आचार्य के रूप में दक्षिण भारत में देखी जाती है। याद रहेगा ना, बोलना मत, सवाल ना गलत हो भाई। हाँ, देखिए एक जैन साहित्य, हमने बौद्ध और हिंदू सभी की बात की, तो जैन साहित्य लिखिए। जैन साहित्य कामिक आगम में, जैन साहित्य कामिक आगम में, कामिक आगम में, थोड़ा फास्ट करिए नहीं तो लोग रह जाएंगे। जैन साहित्य कामिक आगम में 5 बजे तक का है। चलो भैया। हाँ, कामिक आगम में 20 प्रकार के भवनों, 20 प्रकार के भवनों तथा नागर, द्रविड़ और बेसर आदि शैलियों का विवरण दिया गया है। 20 प्रकार के भवनों तथा नागर, द्रविड़, बेसर आदि शैलियों का विवरण दिया गया है। नागर शैली के मंदिर कहाँ देखने को मिलते हैं? उत्तर भारत में। और द्रविड़ शैली के, और दोनों की मिक्स मंदिरें जो मिलती हैं मध्य भारत वगैरह में, उसको बेसर शैली कहा जाता है। अब टाइम का अभाव में क्या करूं, आगे लिखिए। नागर, द्रविड़, बेसर आदि शैलियों का विवरण दिया गया है। कहां पर? ये कामिक आगम। आगम, एक लोग पूछे थे आगम क्या है, वो जैन साहित्य है। आगम क्या है? जैन साहित्य। तो कामिक आगम में 20 प्रकार के भवनों, द्रविड़, नगर और बेसर शैली, इन शैलियों का भी उल्लेख किया गया है। कौन सा साहित्य है? जैन साहित्य। अब कहा जाता है कि वास्तु शास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? विश्वकर्मा महाराज। तो विश्वकर्मा महाराज जो थे वो किसके थे प्रवर्तक? देवताओं के कि असुरों के? देवताओं के थे ना। तो देखिए देवताओं के थे। वास्तु शास्त्र के अगर प्रवर्तक की बात की जाए, के प्रवर्तक, तो इसमें हम देख सकते हैं कि विश्वकर्मा महाराज, ऐसे देख लीजिए। और जो
मय, एक शब्द मिलता है मय, ये जो है किसके थे? देवताओं के वास्तुशास्त्री हुए भाई, और ये असुरों के। ये कौन थे? असुरों के। मय जो थे वो असुरों के वास्तुशास्त्री थे भाई, असुरों के, और देवताओं के वास्तुकार थे विश्वकर्मा। देवताओं के वास्तुकार लिख सकते हैं। तो देवताओं के इन्होंने विश्वकर्मा ने ब्रह्म संप्रदाय चलाया। ब्रह्म संप्रदाय, इनका संबंध किससे है? ब्रह्म संप्रदाय से। और इन्होंने एक रचना की, उस रचना में भी वास्तु विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विश्वकर्मा की प्रथम रचना मानी जाती है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इसी में से पढ़ा लीजिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इसमें इन्होंने, ये विश्वकर्मा भगवान ने वास्तु विद्या की सारी बातें इसमें वर्णित की है। आप इसमें लिख सकते हैं विश्वकर्मा की प्रथम रचना। विश्वकर्मा ये ऐसे लिख लीजिए, आप जानते रहिए कि प्रथम रचना। अब देखिए, इसी में एक समरांगण सूत्रधार पूछा गया सवाल है। समरांगण सूत्रधार किसकी रचना है, और इसमें जो है किस विद्या का उल्लेख है? बात समझ रहे हैं? समरांगण सूत्रधार भोज परमार की रचना है। इसी में लिख लीजिए, दूसरी है, लिख लीजिए समरांगण सूत्रधार। समरांगण सूत्रधार, और इसकी रचना किसने की थी? लिख लीजिए, भोज, मालवा के परमार वंशी शासक भोज ने। रचना, रचना भी डालिए, पूछा जाता है। मालवा के परमार वंशी शासक, क्या नाम था? भोज, राजा भोज। भोज नाम के बहुत सारे शासक हुए हैं। इनका कार्यकाल कितना रहा होगा? 1011 से 46 ईस्वी तक। भोज का कार्यकाल था 1011 से 1046 ईस्वी तक। ये मालवा के थे, परमार वंशी, यानी मध्य प्रदेश से इनका रिलेशन है। समरांगण सूत्रधार, भोजसर तालाब भी इन्होंने बनवाया था। भोपाल, भोपाल का नाम बीच में भोजसर करने वाले थे ना, तो इन्हीं के नाम पर समरांगण सूत्रधार। ये किस प्रकार की विद्या इसमें दी गई है? वास्तु विद्या। किसकी रचना है? भोज की। अब देखिए, मय महोदय की तरफ चलिए, तो इनका ग्रंथ है मयमत। इसमें लिख सकते हो मयमत, और मयमत, मय में देख लीजिए मयमत शिल्प शास्त्र और मय वास्तु शास्त्र। मयमत शिल्प शास्त्र, और एक इसी में है मयमत शिल्प शास्त्र और मय वास्तु शास्त्र। मतलब तीनों पर इन्होंने लिखा था, मय, वास्तु शास्त्र। ये तीन किताबें देखने मिलती, इस पर जाकर फोकस करें, खास करके ये वाला पूछा जाता है समरांगण सूत्रधार। तो इसमें देखिए, और एक मिलती है मय शिल्प सतिका, मय शिल्प सतिका, उसमें आगे बढ़ा लीजिएगा। तो मयमत में इन्होंने सम्राट का निवास बताया। मयमत में इन्होंने लिखा कि सम्राट का निवास स्थान 11 मंजिला होना चाहिए। इसमें इन्होंने लिखा कि सम्राट का निवास स्थान जो होता है, यानी प्रासाद, कितना मंजिला होना चाहिए? 11 मंजिला होना चाहिए। इसमें इन्होंने वर्णन किया कि सम्राट का निवास स्थान यानी प्रासाद, महल कितना होना चाहिए? 11 मंजिला। सामान्य राजा का 7 मंजिला। अगर जो छोटा मोटा राजा है, सामान्य राजा का कह रहे हैं कि 7 मंजिला होना चाहिए, 7 मंजिला। और ब्राह्मण का 9 मंजिला। ब्राह्मण को यहाँ भी जो है विशेष व्यवस्था में रखा गया है। ब्राह्मण को 9 मंजिले भवन में रहने का अधिकार है। और शूद्र को, वैश्य या सेना नायक को 4 मंजिला। वैश्य या सेना नायक को 4 मंजिला।
शूद्र को 1 से 4 मंजिला, 1 से 4 मंजिला। छोड़िए आगे चलिए। हाँ, वैश्य या सेना नायक 4 मंजिला, शूद्र एक रचना मिलती है अपराजित परीक्षा। अपराजित परीक्षा, इसमें एक लाइन बनाइए, छोड़िए इसको, आगे से लिखिए स्टार बना के। 12वीं सदी में भुवन देव ने, 12वीं सदी में, 12वीं सदी में भुवन देव ने, भुवन देव ने गुजरात में अपराजित परीक्षा की रचना की, जिसमें वास्तु की विधाओं का उल्लेख है। अपराजित परीक्षा भुवन देव को पूछा जाता है। अपराजित परीक्षा इनकी कृति है, भुवन देव की अपराजित परीक्षा। तो इसमें भी जो है किसका वर्णन मिलता है? वास्तु की विधाओं का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? वास्तु की विधाओं का उल्लेख है। वास्तु की विधाओं का उल्लेख मिलता है। वास्तु की विधाओं का उल्लेख अपराजित परीक्षा में मिलता है। एक वास्तु ग्रंथ है मानसार। मानसार, तो इसमें मानसार में चोल, होयसल और यादव काल की वास्तु शैली का प्रतिनिधित्व करता है। मानसार यानी कि दक्षिण भारत के मानसार चोल, होयसल, यादव काल की वास्तु शैली का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए, राजा भोज की एक और कृति मिलती है, युक्ति कल्पतरु। युक्ति कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु, उसमें भी जो है युक्ति कल्पतरु राजा भोज की यह रचना है। तो मानसार में चोल, होयसल और यादव शैली की वास्तु शैली का प्रतिनिधित्व कौन करता है? कौन सा ग्रंथ? मानसार। और दूसरा हमने बताया युक्ति कल्पतरु। इसमें भी, अब इसमें देखिए बड़े मजे की बात है, युक्त कल्पतरु राजा भोज का जो ग्रंथ है, उसमें जो है विविध प्रकार के जहाजों का निर्माण का विवरण दिया गया। इसमें लिखिए विविध प्रकार के जहाजों के निर्माण का विवरण दिया गया है। और इनका एक सम्रांगण सूत्रधार में वास्तुशास्त्र का था। युक्ति कल्पतरु में राजा भोज ने विविध प्रकार के जहाजों के निर्माण का विवरण, मतलब युक्त कल्पतरु से विविध प्रकार के जहाज कैसे कैसे बनाए जाते हैं, इसका विवरण प्राप्त होता। ठीक, आगे देखिए। हाँ, पानी वाले जहाज तब कहाँ, हवाई जहाज कहाँ मिलते रहे? आप 10 से 11वीं सदी में आप जा रहे हो भाई। हाँ, देखिए इसी तरह से देखिए सोमेश्वर की रचना मानसोल्लास। देखिए सोमेश्वर की रचना मानसोल्लास में पूरा हम ग्रंथ ही लिखा दे रहे हैं, जो आते हैं बार बार आपको परेशान करते हैं, जो वास्तुशास्त्र से रिलेटेड है सब हम लिखा दे रहे हैं। देखिए सोमेश्वर की रचना मानसोल्लास में चित्रों के विषय में विवरण मिलता है। मानसोल्लास में ये सोमेश्वर की रचना है। मानसोल्लास में यानी सोमेश्वर कृत मानसोल्लास में चित्रों के विषय में विवरण मिलता है। चित्र शैली। शूद्रक कृत मृच्छकटिकम में, शूद्रक मृच्छकटिकम, शूद्रक लिखिए, शूद्रक ऐसे डैश लिखिए शूद्रक। अब ये समझ जाएंगे किसने लिखा? मृच्छकटिकम। इनका ग्रंथ जो है शूद्रक का मृच्छकटिकम, फिर कामा लगा दीजिए। शूद्रक मृच्छकटिकम, यास्क निरुक्त। यास्क ने निरुक्त लिखा, ये तो बताया भी है हम आपको, निरुक्त वैदिक उसमें जब पढ़ा रहे थे। यास्क निरुक्त, यास्क का निरुक्त तथा अमरकोश में
तथा अमरकोश में, निरुक्त तथा अमरकोश में वास्तु संबंधी विवरण मिलते हैं। वास्तु संबंधी विवरण, वास्तु संबंधी विवरण ऐसे लिख लीजिए बस। आगे देखिए, आ जाइए, अब इधर आ जाइए मौर्य काल की तरफ। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर विन्यास, भव्यता तथा शान शौकत की चर्चा की है। इसकी चर्चा हम पहले भी किए थे। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर विन्यास, भव्यता तथा शान शौकत की चर्चा करते हुए कहा है कि मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर विन्यास, भव्यता तथा शान शौकत, अरे भाई इतने लिख लीजिए कि मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर विन्यास तथा शान शौकत की चर्चा करते हुए कहा है कि, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिए, सूसा एवं एक बतना के राजमहल भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। सूसा तथा एक बतना के, सूसा तथा एक बतना के राजमहल भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। तो ये यूनानी था ना, सूसा तथा एक बतना के राजमहल भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। बाद में कुम्हरार से आपको लकड़ी के अवशेष भी मिलते हैं खुदाई में। इसके राजप्रसाद की चर्चा चीनी यात्री फाहियान भी करता है। वेलसांग बाद में आता है, उसके बाद सिंह आता है। तो सूसा एवं एक बतना के राजमहल भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, ये राजमहल थे, यूनानी राजाओं के राजमहल रहे होंगे, तो उनसे उनकी क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। मेगस्थनीज कह रहा है कि सूसा और एक बतना के राजमहल भी मौर्य राजप्रासादों की बराबरी नहीं कर सकती। इतनी भव्यता, शान शौकत के साथ कितने कितने वर्ग किलोमीटर, बड़ी लंबी चर्चा इसने किया है, वो बताने की समय नहीं है। तो ये चीजें बनाई गई हैं। काष्ठ कला का कैसे भव्यता दी गई है, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था ना। अब देखिए, फाहियान भी मौर्य राजप्रसाद की भव्यता देवदूतों द्वारा बनाए जाने से करता। फाहियान कहता है, फाहियान मौर्य राजप्रसाद की भव्यता, लिख लीजिए एक लाइन, देवदूतों द्वारा बनाए जाने से करता है। फाहियान मौर्य राजप्रसाद की भव्यता, फाहियान मौर्य राजप्रसाद की भव्यता देवदूतों द्वारा बनाए जाने से करता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख लीजिएगा, देवदूतों द्वारा बनाए जाने से करता है। इसी तरह से देखिए, इसी तरह से वेलसांग, फाहियान, इर्फिक, तमाम चीनी यात्री ये सब जो है मौर्यकालीन राजप्रसादों की प्रशंसा करते हैं कि बड़ा भव्य था, बड़ा शान शौकत से इन लोगों का ये बनाया गया हुआ राजप्रसाद था। तो देखिए, इसी तरह से वेलसांग अशोक के 15 स्तंभों की चर्चा करता है, वेलसांग, जबकि फाहियान 6 ही स्तंभों की चर्चा करता है। वेलसांग 15 स्तंभों की चर्चा करता है अशोक के, लेकिन फाहियान मात्र 6 स्तंभों की चर्चा करता है। और इसी तरह से देखिए, अलबरूनी जो था, अलबरूनी के बारे में लिख लीजिए, पूछा गया है। अलबरूनी का पूरा नाम लिख लीजिए, अलबरूनी अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अलबरूनी। अबू रेहान इसका पूरा नाम था, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अलबरूनी। तो ये जो इनके पिताजी का नाम यह है, ये जुड़ गया है इनके साथ, पिता का नाम जुड़ा है, इतना बड़ा नाम है, जान लीजिए इसका नाम अलबरूनी, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अलबरूनी। तो इसमें अहमद अलबरूनी पिता का नाम था। और ये देखिए, एक बार पूछा गया था कि भाषाओं का नाम दे दिया गया था, इनमें से
किस भाषा का अलबरूनी ज्ञाता नहीं था, तो लोगों ने क्या लगा दिया, संस्कृत। पढ़े हैं, पढ़े होंगे आप, हाँ, लेकिन वो संस्कृत भी जानता था। ऐसे सवाल आते हैं, संस्कृत का वो ज्ञाता था, तभी तो यहाँ के वेदों और नेचुरल वो सारी चीजें वो पढ़ लिया, तहकीके हिंद में वर्णित किया है। यहाँ के फल फूल पत्तियां वनस्पतियां, यहाँ की जलवायु, सबके बारे में वर्णन किया है ना। तो ये क्या क्या था, दार्शनिक था, गणितज्ञ था, इतिहासकार भी था। और किसके साथ में आया था, महमूद गजनवी के साथ में आया था। किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी के साथ 3 इतिहासकार आते हैं, प्रसिद्ध विद्वान, जिनका नाम है अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी। 3 आते हैं, कौन कौन, अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी। जिसमें से अलबरूनी का आपको मिलता है तहकीके हिंद वगैरह जो उसने लिखा है, और अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी के भी तमाम जो है ग्रंथ मिलते हैं, आगे हम बताएंगे। तो ये फारसी विद्वान था। इसका जन्म उज्बेकिस्तान, उस समय उज्बेकिस्तान को खिज्र कहा जाता था, वहां पर इसका जन्म हुआ था। उतबी के विवरण से पता चलता है कि कन्नौज नगर अत्यंत विस्तृत एवं भव्य था, आपके बगल में। तो कहते हैं कि अलबरूनी और उतबी दोनों साथ में आए थे, फिरदौसी भी आया था। ये क्या कह रहा है कि जो कन्नौज का नगर है वो बहुत भव्य था। और महमूद गजनवी खुद वर्णन करता है, महमूद गजनवी खुद वर्णन करता है कि बहुत समय लगा रहा होगा इस नगर को बनाने में, सजाने और संवारने में। यानी कि वास्तु, जो वास्तु के स्रोत मिलते हैं वास्तुशास्त्र के, यानी नगरों में कैसे बनाए गए थे भवन, तो अलबरूनी और उतबी भी कन्नौज नगर का विवरण देता है अपने विस्तृत विवरण में। अब आ जाइए प्रागैतिहासिक काल में। ये साहित्यिक स्रोत समझ में आया, हमने बहुत। अब देखिए प्रागैतिहास में आएंगे आप तो भीमबेटका वगैरह आप पढ़े होंगे, हाँ। तो प्रागैतिहासिकता से क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? हाँ, कौन बोला, कौन बोला भाई? हाँ, वेरी गुड, बैठो बेटा, इनको शाबाशी दी जाए। प्रागैतिहासिक से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य ने लिपि तथा लेखन का विकास नहीं किया था, समझ रहे हैं। और साक्षरता ही, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्रागैतिहास और इतिहास में आप जो है डिवाइडेशन कैसे कर सकते हो, तो सिर्फ लिटरेसी के बल पर, यानी साक्षरता ही दोनों कालखंडों को डिवाइड करता है। जहां से हम लिपि लेखन का ज्ञान हो जाता है, वहां से इतिहास शुरू हो जाता है। बाकी प्रागैतिहास ये हम बहुत विस्तृत पढ़ाए थे शुरू में ही, जब स्टार्ट हुआ था। तो साक्षरता ही प्रागैतिहासिक तथा इतिहास के बीच की विभाजक रेखा है। पूछा जा सकता है कि दोनों के बीच की विभाजक रेखा क्या है, लिटरेसी। यानी कि जब लिपि का ज्ञान हो गया, लिखना पढ़ना आने लगा, तब इतिहास की शुरुआत हो जाती है। तो भारत में प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज सर्वप्रथम अंग्रेजों ने की थी। और वह 2 अंग्रेज कौन कौन से थे, कार्लाइल तथा काकबर्न। 2 नाम मिलते हैं। बहुत सारी चीजें आप लिखते चलिए, हम इसका जो है उल्लेख करते चल रहे हैं। तो आर्चिबाल्ड कार्लाइल तथा जॉन काकबर्न लिख लीजिए। भारत में प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज सर्वप्रथम 2 अंग्रेज, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज सर्वप्रथम 2 अंग्रेज, आर्चिबाल्ड कार्लाइल, कार्लाइल ही लिख लीजिए आधा नाम, इसका पूरा नाम था आर्चिबाल्ड कार्लाइल, कार्लाइल, और दूसरे का नाम था जॉन काकबर्न, जॉन काकबर्न ने, जॉन काकबर्न, जॉन काकबर्न। तो भारत में, और इन्होंने इन चित्रों को खोजा कहाँ था, 1880 में विंध्य क्षेत्र में स्थित कैमूर पहाड़ियों की गुफा चित्रों की खोज इन दोनों ने की थी 1880 में। ये जो विंध्य क्षेत्र है वहीं पर कैमूर पहाड़ियां थी, वहां में गुफा में ये लोग बड़े खोजी हुआ करते, जंगलों झाड़ियों में जहां गुफाएं थी
गुफा में कुछ खोज किया, गुफा के अंदर, तो इनको तमाम तरह के चित्र उसमें उकेरे हुए मिले। तभी इन्होंने प्रागैतिहासिक काल की चित्रों की खोज, यानी तभी से यहाँ से शुरू होती है कि यहाँ प्रागैतिहासिक काल में लोग चित्रों का अंकन किया करते थे अपने भवनों, गुफाओं और गुहाओं में। तो कार्लाइल और कॉकबर्न का नाम याद रखना भाई। कॉकबर्न ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में 1883 में अपना एक शोध भी प्रकाशित किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये जान आप पढ़े होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो उन्होंने उसकी एक पत्रिका में अपना शोध विवरण दिया और उसमें 12 सिंघा, सावर तथा गैंडे के शिकार वाले चित्र जो उन्होंने प्राप्त किए थे, उस विवरण में अपने रिसर्च पेपर में उसको प्रकाशित किया। तो इससे जो है हमारे जो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला लोगों के सामने प्रस्तुत हुई कि हमारे पूर्वज यानी प्राचीन काल में, प्रागैतिहासिक काल में जब लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे, तब वह चित्रों को अपने वास्तु मतलब अपने भवनों में, जो भी उनके भवन रहे होंगे, उसमें उकेरते थे। इसी तरह से देखा जाए तो 1911 के मिर्जापुर गजेटियर में सोन नदी घाटी की चित्रित गुफाओं को सबसे प्राचीन मानव निवास स्थान बताया गया है। आपके मिर्जापुर और इधर बुंदेलखंड का जो इलाका है यूपी में, जो मतलब ये IMP से लगा हुआ, हम लोगों के उधर बॉर्डर पड़ता है इलाहाबाद से, मिर्जापुर लगा हुआ जिला है। तो वहां पर 1911 की मिर्जापुर गजेटियर एक छपा था, उसमें सोन नदी वहां बहती है, सोन और बेलन नदियां बहती हैं। तो सोन नदी घाटी की चित्रित गुफाओं को सबसे प्राचीन मानव निवास स्थान बताया गया। इसी तरह से रायगढ़ में कबरा पहाड़ की चित्रों की खोज A.N. दत्ता ने की थी, लिख लीजिए, पूछा गया है। रायगढ़ के कबरा पहाड़ की चित्रों की खोज A.N. दत्ता ने की थी। रायगढ़ कबरा पहाड़ के चित्रों की खोज A.N. दत्त ने की थी, A.N. दत्त ने की थी। पंचमढ़ी का नाम सुने होंगे आप लोग, कहां पर है? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी में जो है चित्रों की खोज की थी D.H. गार्डन ने पंचमढ़ी के चित्रों की खोज की, D.H. गार्डन। और देखिए एक पूछा जाता है, स्टुअर्ट पिगट की हमने चर्चा की थी ना, उन्होंने क्या बताया था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों आपस में जुड़वा राजधानियां हैं। इनका एक ग्रंथ पूछा जाता है, उसको लिख लीजिए। स्टुअर्ट पिगट ने प्री हिस्टोरिक इंडिया, ये इनका जो है इनका ग्रंथ है प्री हिस्टोरिक इंडिया। किसका? स्टुअर्ट पिगट, जॉन स्टुअर्ट पिगट ने प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक अपने ग्रंथ में प्रागैतिहासिक चित्रों का विवरण प्रस्तुत किया है। अच्छा 60 डैश देख लिख लीजिए, प्रागैतिहासिक चित्रों का विवरण हो गया। और इसे देखिए 1952 में प्रसिद्ध इतिहासकार आसित कुमार हलदर, आप GS में पढ़ते होंगे, आसित कुमार हलदर किससे संबंधित हैं? तो चित्रकला से। तो इनकी एक किताब आई थी, भारतीय चित्रकला पर एक ग्रंथ इनका आया था, आवर हेरिटेज इन आर्ट, लिख लीजिए। 1952 में आसित कुमार हालदार का नाम जान लीजिए भाई, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, चित्रकार थे। इनकी एक किताब आई है चित्रकला पर, 1952 में आई थी, आवर हेरिटेज इन आर्ट, आवर हेरिटेज इन आर्ट यानी उस पे लिखे हैं विरासत, हमारी जो प्राचीन विरासत, उसमें एक किताब का नाम है इनका आवर हेरिटेज इन आर्ट, आसित कुमार हलदर। अब देखिए इनको छोड़िए किताबों का नाम, आ जाइए भीमबेटका पर। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर हैं भाई? कोई बताएगा? धुआंधार सवाल पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? रायसेन। और रायसेन जिला पड़ता कहाँ है? भोपाल और होशंगाबाद के बीच में एक जिला है रायसेन,
एमपी में, वहीं पे भीम बैठका की गुफाएं हैं। और इसकी खोज किसने की थी? लिख लीजिए, भीम बैठका की गुफाएं, रायसेन जिला मध्य प्रदेश, रायसेन जिला मध्य प्रदेश। खोज लिखिए वीएस वाकड़कर, वीएस वाकड़कर। ये विक्रमशिला उज्जैन विश्वविद्यालय के डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर इनका नाम था भाई, वीएस वाकड़कर, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। इन्होंने किसकी खोज की थी? भीम बैठका नामक शैलशिला चित्रों की कब की थी? 1958 और 1972 में यहाँ उत्खनन भी करवाया था भाई, 1958 लिख लीजिए। यहां से मिला क्या क्या है जान लीजिए। 600 से अधिक गुफाएं हैं, जिसमें से 475 में शिला चित्र प्राप्त होते हैं। अधिकतर गुफाएं कब की हैं? मध्य पाषाण काल की। लिख लीजिए, अधिकतर गुफाएं मध्य पाषाण काल की हैं। तो अधिकतर हमने कहा तो यानी कि मध्य पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक की गुफाएं यहां से देखने को मिलती हैं। लगभग 600 गुफाएं कहां से मिली हैं? भीम बैठका से, जिसमें से 475 शिला चित्र प्राप्त हुई हैं, शिलाओं पर चित्र उकेरे गए हैं। और यहां से क्या मिला है भाई? अधिकतर चित्र लाल तथा सफेद रंग के हैं, कुछ हरे और पीले रंग के भी हैं। इनमें देखिए मिला क्या है? गैड़ा, चीता, जंगली सुअर, गाय, बैल, नील गाय, भैंसा, भालू, बंदर, सांभर, हिरण आदि पशुओं का अंकन किया गया चित्र के रूप में। कहां पर? भीम बैठका में। और कलात्मक अंकन भी यहां देखने को मिलता है। इसमें जैसे नृत्य कर रहे हैं शिकार के रूप में, जैसे कोई मिल गया उनको शिकार, गैड़ा मिल गया, एक गैड़ा है अब तो मिल गया, आज जो है लिए है बल्लभ, भाला, सूल, और तो डांस कर रहे हैं गैड़े के चारों तरफ। इस तरह का नृत्य करते हुए शिकारियों का चित्र मिला, मतलब आज बढ़िया चारा हमको मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो नृत्यरत शिकारियों का चित्र यहाँ मिला है भाई। और कुछ नृत्यों में देखिए नृत्य आभूषण, माता पुत्र, मदिरापान करते हुए व्यक्ति, आखेट तथा विभिन्न वेशभूषा का प्रदर्शन भी यहाँ मिलता है। और एक बार पूछा गया था सवाल, एक चित्र में किसी जुलूस का चित्रण है, एक चित्र मिला है जुलूस, जैसे नहीं जाता आजकल जुलूस का चित्रण है, जिसमें अश्वारोही मनुष्य दिखाए गए। जुलूस कैसा जा रहा है? घोड़े पे सवार, घोड़ों के झुंड वाला जुलूस। ये सब चीजें कहां से मिलती हैं? भीम बैठका से। आपसे पूछा जाएगा कि भीम बैठका का मुख्य विषय क्या था, किन विषयों को लेकर यहाँ चित्रांकन किए गए हैं? तो आप विषय में लिख लीजिए, मुख्य विषय वन्य जीवों का आखेट, वन्य जीवों का आखेट, परस्पर युद्ध करते हुए मनुष्य या उनके धार्मिक अनुष्ठान और पूजा आकृतियां यहां से देखने को मिलती हैं। मुख्य विषय में वन्य जीवों का आखेट, और कुछ आखेट करते हुए दिखाया गया, कुछ पशुओं के साथ मेल मिलाप करते हुए दिखाया गया लोगों को। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको जो है, कुछ वह पशु प्रेमी भी रहे होंगे, कुछ पशुओं का शिकार भी करते रहे होंगे, जैसे आज भी देखा जाता है। कुछ पशुओं का कुछ लोग मांस भक्षण भी करते हैं, कुछ पशु पालतू होते हैं। तो इस तरह के चित्रांकन वहां किए गए हैं। तो मुख्य विषय में आप लिखिएगा कि वन्य जीवों का आखेट, परस्पर युद्ध करते हुए मनुष्य या उनके धार्मिक अनुष्ठान और पूजा आकृतियों का अंकन किया गया है। और देखिए यहीं पर एक मृगेंद्रनाथ गुफा मिलती है रायसेन जिले में। यहाँ भी दुर्लभ शिलाशय चित्र मिले हैं, जो भीम बैठका के ही समान एवं समकालीन है। गुफा का प्रवेश द्वार अत्यंत सकरा है, किंतु अंदर यह काफी बड़ी है। यह जो है पहली समाचार हिंदू में 2009 में छपा था। यही रायसेन जिले में एक
गुफा मिली, उसका नाम रखा गया मृगेंद्रनाथ गुफा। और वह गुफा आगे से तो लगती थी कुछ नहीं है, जब लोगों ने धीरे धीरे डर डर के प्रवेश किया उसमें तो काफी बड़ी गुफा थी। और सेम कैसी थी, भीम बैठिका से। अगर आपसे पूछा जाए सवाल कि भाई वहाँ राजसेन में एक और गुफा मिली है, और जो सेम जो है कंडीशन है उसकी भीम बैठका जैसी, वो कौन सी गुफा है, मृगेंद्रनाथ गुफा। कौन सी गुफा है, मृगेंद्रनाथ गुफा। ये 2009 में अभी प्रकाश में आई थी भाई, मृगेंद्रनाथ गुफा। द हिंदू जनरल यानी द हिंदू पेपर में ये बातें छापी गई 2009, 13 जुलाई 2009 प्रकाश में। एक स्थान मिलता है एमपी में घोड़मंगर, यहां से गैड़े के शिकार की आकृति मिली है। मालवा से 3 दंडधारी अश्वारोही मिले हैं। 3 दंडधारी अश्वारोही यानी कि वो जो है दंड लिए हैं, घोड़े पर सवार हैं और दंड भी लिए हैं। इस तरह के प्रागैतिहासिक चित्र हमको जो है एमपी यानी मिर्जापुर क्षेत्र। और एक कोहबर में तलवार लिए 2 वीरों की आकृतियां मिली हैं। मिर्जापुर में सुअर का आखेट करते हुए मनुष्य मिला है। लखनिया में हाथी का शिकार का चित्र मिला, ये लिख लीजिए, लखनिया हाथी के शिकार का चित्र। ऐतिहासिक है काल का है भाई, लखनिया हाथी के शिकार का चित्र। क्योंकि हाथी का शिकार ज्यादातर लोग करते नहीं थे, या विशिष्ट चित्र मिला है इसलिए सवाल बन सकता है। लखनिया में हाथी के शिकार का चित्र मिला है। और पंचमढ़ी में हमने बताया नृत्य वादन और शहद एकत्रित करते व्यक्ति का चित्र है, ये भी लिखिए। पंचमढ़ी डैश दीजिए, नृत्य वादन। कैसा नृत्य वादन, मतलब वादन भी कर रहे हैं नृत्य, जिसे आप ढोल बजाते रहो और डांस भी करते रहो ऐसे। और कुछ लोग वो सहनाई बजाते रहते हैं, डांस भी करते रहते हैं, है कि नहीं। इस तरह का चित्र मिला है। तो पंचमढ़ी में नृत्य वादन कामा लगाइए तथा शहद एकत्रित करते व्यक्ति के चित्रों का वर्णन। शहद हनी, तो ये आप कैसे जानोगे शहद एकत्रित करें, जो वो हाँ मधुमक्खी का छत्ता है, वहां मधुमक्खियां दिखाई गई छोटी, और उसको जो है डंडे से, तो वो अनुमान लगाया गया कि यह जो चित्र है वह कैसा है, शहद एकत्रित करते हुए व्यक्ति के चित्र है। जब कभी आर्ट की कोई किताब पढ़ेंगे तो उसमें छपा भी है, अभी प्रोजेक्टर से दिखाया जाता है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो हाँ आगे देखते हैं। बेलन नदी घाटी पर खूब चर्चा होती है, ये लिखिए बेलन नदी घाटी, कोष्टक में लिख लीजिएगा मिर्जापुर का मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र है ये। बेलन नदी घाटी कोष्टक में मिर्जापुर लिख लीजिए। के लोहदा नाला से, पीसीएस में सवाल पूछा गया है, लोहदा नाला से कौन सी मूर्ति मिली है, कोई बताएगा। लोहदा नाला से हड्डी यानी अस्थि निर्मित एक नारी मूर्ति मिली है, जिसे पूरा विद क्या कहते हैं, माता देवी। अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली, ऐसे लिख लीजिए शांत करके। अस्थि निर्मित, अस्थि माने हड्डी निर्मित, हड्डी से बनी हुई माता देवी यानी नारी की मूर्ति मिली है। कई बार सवाल पूछा गया है। लोहदा नाला बेलन नदी, कहां पर, मिर्जापुर में। तो लोहदा नाला बेलन नदी घाटी मिर्जापुर के लोहदा नाला से अस्थि निर्मित एक नारी मूर्ति मिली है, या माता देवी की मूर्ति मिली है। हो गया। और देखिए आपसे पूछा जाएगा ये किस काल की है, उच्च पुरापाषाण काल, लिख लीजिए। भारत में उच्च पुरापाषाण काल के भूतात्विक सार से मिलने वाली यह अकेली मूर्ति है। उच्च पुरापाषाण काल, कोष्टक में लिख लीजिए उच्च पुरापाषाण काल। बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। उच्च पुरापाषाण काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति या नारी की मूर्ति कहां से मिली है, मिर्जापुर लोहदा नाला बेलन नदी घाटी से। ठीक, याद हो गया। हाँ आगे चलिए। एक जो है शुतुरमुर्ग के अंडों पर कुछ कलाकारी की गई। ये है महाराष्ट्र में, मत लिखिए, महाराष्ट्र में पटड़े, ये जलगांव जिला है,
एक जिला पड़ता है महाराष्ट्र में जलगांव, वहीं पे एक स्थान है पटड़े, पटड़े, वहां से मिला है शुतुरमुर्ग के अंडे काफी बड़े बड़े होते हैं। हाँ, तो जो महाराष्ट्र के पटड़े है वहां से शुतुरमुर्ग के अंडों के 3 ऐसे कवक मिले हैं जिनमें आड़ी तिरछी रेखाओं से अलंकृत चित्र बनाए गए उन अंडों पर। यहीं से अंड कवक तथा सीप के बने हुए मनके भी प्राप्त होते हैं। आइए अब ये प्रागैतिहासिक काल हो गया, सीधे आइए मौर्य काल पर। कहा? मौर्य काल पर। मौर्य काल कितना टाइम होता है? टाइम हो गया? चलो मौर्य काल के बारे में कुछ चीजें हम ऐसे बोल रहे हैं, आप सुनते रहिए, लिखिए मत, ठीक? अगर देखिए स्ट्रेबो, स्ट्रेबो का नाम सुने हैं? स्ट्रेबो पाटलिपुत्र का वर्णन करता है कि पालीबोथ्रा में, क्या कहता है पाटलिपुत्र को? पालीबोथ्रा। हमने बताया था पाटलिग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमनगर किसके नाम है? अजीमाबाद, ये किसके सारे नाम हैं? पाटलिपुत्र के। अब सही जगह आए तो टाइम खत्म हो गया। ये सब किसके नाम है? पाटलिपुत्र के। तो पाटलिपुत्र को स्ट्रेबो क्या कहता है? पोलीबोथ्रा। क्या कहता है? पोलीबोथ्रा। और कहता है कि यह जो है, स्ट्रेबो कहता है यह गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। कहाँ? गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। इसकी लंबाई 80 स्टेडिया में, कहता है स्टेडिया है, 80 स्टेडिया। और कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज के आकार था। इसके चारों ओर लगभग 700 फीट चौड़ी खाई थी। कभी कभी पूछा जाता है कि मौर्यकालीन वास्तुशास्त्र के विषय में आप बताएं, कुछ बताएं इंटरव्यू वगैरह में, तो आप स्ट्रेबो का विवरण आप दे सकते हो। इसी तरह से 570 बुर्ज बताता है और वह चंद्रगुप्त मौर्य के भव्य राजप्रसाद का वर्णन भी करता है। और कहता है कि सूसा और वेगतना वाली मेगास्थनीज वाली बात यह भी दोहराता है कि सूसा और एकवतना के राजप्रसाद भी इसकी भव्यता की बराबरी नहीं कर सकते हैं। और देखिए वहीं पर पटना में उत्खनन होता है, तो उत्खनन जो होता है वहां 2 जगह होता है, एक बुलंदी बाग में, एक कुम्रहार। कुम्रहार खूब पूछा जाता है। तो कुम्रहार में जो कुम्रहार, ये शब्द याद रखना, पूछा गया कुम्रहार। जब कुम्रहार की चर्चा होगी तो दिमाग में क्या आना चाहिए आपके? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र बताते हैं कि काष्ठ का प्रयोग बहुत हुआ था, काष्ठ का प्रयोग हुआ था। तो कुम्रहार में जो है, कुम्रहार और बुलंदी बाग में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए। मौर्यकालीन क्या मिले हैं? लकड़ी के भवनों के अवशेष प्राप्त होते हैं। और इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? स्पूनर महोदय। स्पूनर, ये अंग्रेज जो होते थे बड़े खोजी होते थे, स्पूनर महोदय, स्पूनर महोदय को है। और बुलंदी बाग से नगर के परकोटे तथा कुम्रहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष कहाँ के उत्खनन से प्राप्त होते हैं? कुम्रहार को किसने प्रकाश में लाया? स्पूनर महोदय ने। इतना मात्र हम अशोक की पहले जानकारी करना चाहेंगे वास्तुकला में। और अगर नीचे आएंगे तो फिर अशोक कालीन जो स्तंभ मिलते हैं, अगर 4 भागों में बांटे अशोक कालीन वास्तुकला के, तो स्तंभ, स्तूप, वेदिका और गुहा विहार। तो सबसे ज्यादा इनके स्तंभ और स्तूप ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। स्तूप के बारे में हम तो बहुत सारी चीजें बता भी चुके हैं। और देखिए अगर इनके स्तूपों की बात की जाए तो अशोक के स्तंभों की संख्या निश्चित नहीं है। उसने कहा था कि मैं 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाऊंगा। तो बहुत सारे स्तंभ जो है, इस स्तंभों की जो है पहचान तो होती है, बहुत सारे विनष्ट हो गए। तो जो कुछ है, जैसे फाहियान कहता है 6 स्तंभों की चर्चा करता है। वेलसान कितने स्तंभों की चर्चा करता है? 15। वेलसान 15, फाहियान 6। और 6 स्तंभों को, फाहियान 6 स्तंभ और वेलसान 15 स्तंभों का उल्लेख करता है। तो फाहियान द्वारा जो देखे गए 6 स्तंभ थे तो वो 2 श्रावस्ती में थे। कहां पे थे? 2 श्रावस्ती में थे। और हमने बताया था जेतवन विहार,
वहीं पर इनको दान में मिला था। 2 श्रावस्ती के जेतवन विहार के द्वार पर, 1 संकिसा विहार के पीछे, 4 कुशीनगर वैशाली मार्ग पर, वर्तमान लौरिया रात बिहार में पड़ता है। 5वां और 6वां खंभा पाटलिपुत्र में उसने देखा था, 6 देखा था उसने। अगर वेदशांग के 15 स्तंभों का वर्णन करें तो ये इन्होंने संकिसा में देखा है। संकिसा में, संकिसा कहाँ पड़ता है कोई बताएगा? फर्रुखाबाद में नहीं, एटा में है। एटा, हाँ एटा, बसंतपुर इसका नाम है, वर्तमान में बसंतपुर। बैगनी रंग की चमकीली पालिश भी इस पर की गई थी। अशोक का एकमात्र स्तंभ है जो गज शीर्ष का है। यही आता है सवाल, गज शीर्ष वाला एकमात्र स्तंभ कौन सा है? संकिसा का, गज शीर्ष वाला। लिख लीजिए संकिसा एटा गज शीर्ष, इतना मात्र लिख लीजिए, संकिसा एटा गज शीर्ष, संकिसा एटा गज शीर्ष। श्रावस्ती का लिख लीजिए, श्रावस्ती वृषभ, श्रावस्ती डैश लीजिए वृषभ। कपिल वस्तु सिंह शीर्ष, जो भी स्तंभ मिले हैं इनके ऊपर कुछ न कुछ बनाए गए हैं ना। हाँ, श्रावस्ती में लिख लीजिए वृषभ बैल शीर्ष। हाँ, कपिल वस्तु वाला जो है उसमें सिंह शीर्ष। रुमिनदेही स्तंभ पर अश्व की आकृति, घोड़े की। रुमिनदेही वाले लिखिए, रुमिनदेही डैश दीजिए अश्व शीर्ष, अश्व की आकृति, रुमिनदेही अश्व आकृति। कुशीनगर, ये अब नहीं है भाई, इसका प्रमाण नहीं मिलता। सारनाथ वाले में देखिए ध्वंसक प्रवर्तन है, इसमें क्या है? तो देखिए बसाड़ का जो मिला है उसमें भी सिंह शीर्ष है। बसाड़, बसाड़ डैश दीजिए सिंह शीर्ष। संकिसा में हमने बता दिया गज। रामपुरवा में 2 मिलते हैं, रामपुरवा में एक बैल वाला मिलता है, एक सिंह वाला। रामपुरवा वृषभ और सिंह लिख लीजिए। लौरिया नंदनगढ़ पूछा गया है, सिंह शीर्ष, लौरिया नंदनगढ़ सिंह शीर्ष। सांची सारनाथ में वो 4 शेर हैं उसमें बने हैं, 4 शेर बने हैं सांची सारनाथ वाले में। और एक पूछा गया है जो शेर बने हैं, 4 शेर बने हैं लाट में, और नीचे जो है वो चक्र मिलता है 24 तीलियों वाला। और आपसे पूछा गया उसमें कौन कौन से जानवर है, कोई बताएगा? जल्दी से बता दो, क्लास खत्म करें। घोड़ा बैल, एक साइड में घोड़ा बैल है और दूसरे में हाथी शेर, हाथी और शेर है, और घोड़ा और बैल है, जान लीजिए। और वो चक्र है, प्रगति का सूचक है। तो क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए भाई? हाँ, 5:10 होने वाले हैं। हमने सोचा था इंडो इस्लामिक तक आज ले जाए। अगर पढ़ने की इच्छा हो तो आधा घंटा पढ़ा दे।